नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विजेस हम जो लगातार देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पिछले सारे वीडियोस अगर आपने अब तक भी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट होगी, उसकी लिंक से आप जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कहा जा रहा है कि हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 नामक एक रिपोर्ट जो है इसके द्वारा जारी किया गया। तो ये देखिए, बेसिकली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है 2022 का एडिशन आया है। इस रिपोर्ट में जो हमारा प्लैनेट है अर्थ है ना, तो उसकी क्या हेल्थ है वर्तमान में और ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इन सब के संबंध में डेटा इस रिपोर्ट में पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसको आपने अगर देखा हो तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो लोगो है उसमें कौन से जीव की जो तस्वीर है वो बनाई जाती है या वो मतलब उसमें बनी हुई है। ठीक है, तो जो व्हाइट पांडा होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इनके द्वारा ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया, तो हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक, हाल ही में इजराइल और लेबनान, ये जो दो देश हैं, इनके बीच समुद्री सीमा विवाद को लेकर के एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो इसकी मध्यस्थता किस देश ने की है? तो यहाँ पे मीडिएशन जो है इजराइल और लेबनान के बीच में किया है यूएस ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप ये बताइए जरा कि इसमें कौन सा समुद्री विवाद ये था, उस समुद्र का नाम क्या है? ठीक है, कॉमेंट करके बताइए जरा उसको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 वर्ष में जो बना है, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आईटी एक्ट जो है ये वर्ष 2000 में बना था। तो इसकी एक धारा यानी कि सेक्शन था 66A, ठीक है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया था। वर्ष 2015 का एक केस था श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 66A के तहत केस कोई भी जो है उसको न दर्ज करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे असंवैधानिक करार दिया गया 2015 में, बी ऑप्शन, हेट स्पीच वगैरह से संबंधित ये एक अनुच्छेद था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और श्रेया सिंघल जो केस है इसके बारे में भी ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिम कैड योजना को शुरू किया? ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, तो 2022 के इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो इंडेक्सेस वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग जो पूरे वर्ष भर में अलग अलग संस्थानों के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो इन सबको ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो उसी क्रम में यहाँ पे इसमें है 41st रैंक। 13 से 16 अक्टूबर 2022 के मध्य, तो यहाँ पे डेट भी ध्यान रखिएगा, 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल, ठीक है, 7th एडिशन है इंडिया आर्ट फेस्टिवल। इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए। देखिए, सुपर कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम कामरूप, ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का नाम क्या है हमारे सुपर कंप्यूटर का? परम कामरूप। इसका इनॉग्रेशन किया गया है कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में, यानी कि डी ऑप्शन। और किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि राष्ट्रपति ने, अक्टूबर 2022 में। ठीक, तो ये सारे तथ्यों को ध्यान रखिए। हाल ही में पहला विश्व स्लॉथ बियर डे, ठीक है, एक जानवर होता है स्लॉथ बियर, ठीक है, तो उसके कंजर्वेशन और उसके प्रोटेक्शन के संदर्भ में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे ऑब्जर्व किया, डेडिकेट किया गया बेसिकली इसको। तो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया है, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें जो पहली बार होती हैं वो जरूर पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। तो ये डेट है हमारी कौन सी? 12 अक्टूबर 2022। हाल ही में रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, ठीक है, ये थीम है, काफ़ी ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं हमारे, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, है ना, इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं, तो इन सब से निकले हुए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के संदर्भ में एक डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को। और 2022 का जो हमारा थीम है रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल, ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट इज हाल ही में शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, ये भी थीम है। तो इसके साथ विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ठीक है,
किसी भी चीज़ के जो मानक होते हैं तो उसके संदर्भ में एक मानक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो 2022 में इसको भी कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। थीम क्या है हमारी? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। हाल ही में कौन सी भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुई है? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पे एक ये जो इनिशिएटिव है इनका, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, तो इसमें भारत की तरफ से शामिल हुई है JSW स्टील। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स और कह लीजिए मैन्युफैक्चरर्स हैं ये स्टील के भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजिकल कंपनी यानी कि टेक कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स नामक एक प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया है? ठीक है, तो लॉन्च तो किया है इसको गूगल ने। इसका ऑब्जेक्टिव जरा क्या है हमको कमेंट करके बताइए। तो देखिए, अगला क्या है कि यूरोप में यूपीआई यानी कि जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट वाला इंटरफेस है, ठीक है, जो भीम यूपीआई आप यूज करते हैं ना, तो यूपीआई की सुविधा शुरू करने के लिए यूरोपियन रीजन में एनपीसीआई यानी कि जो हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसका एक इंटरनेशनल विंग है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने एक ग्लोबल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिसका नाम है वर्ड लाइन, तो इनके साथ पार्टनरशिप की है। क्यों की है? यूरोपियन रीजन में यूपीआई की सुविधा को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं आपसे कि वर्ड लाइन का मुख्यालय जो है किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस में। ठीक, और इसको ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारा यूपीआई अभी प्रीवियसली अगर हम बात करें तो जैसे यूपीआई को सिस्टम को इसने आपका जो है भूटान ने अडॉप्ट किया था, नेपाल में भी अडॉप्शन की बात चल रही थी, यूएई के रीजन वगैरह में भी इसको जो है शुरू किया गया है। तो उसी क्रम में यूरोपियन रीजन में यहाँ पे वर्ड लाइन एक जो ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ पार्टनरशिप की गई है। ठीक, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी यानी कि जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना, तो उसकी स्थापना के लिए मान लीजिए कोई नई कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपको बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता जो है अभी तक क्या क्राइटेरिया था? 100 करोड़ रुपए था। ठीक है, आपको एआरसी कोई बनानी है, परंतु अब इसको बढ़ा करके कितना किया गया है? तो जो मिनिमम हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये अब हो गया है 300 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ रशीद, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ऐसी अपॉइंटमेंट्स जो है पूछी जाती हैं। तो ये जो है किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यानी कि इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन है? अब्दुल लतीफ़ रशीद। तो ये हैं यहाँ के जो है इराक। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है ये किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ये बताना है यहाँ पे। तो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2008। ठीक है, और अगर हम बात करें दिस प्रोग्राम रन्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक समूह है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, तो इनके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 का लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था कह लीजिए। तो इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है। तो इंडिया वाज रैंक 46th, नॉर्वे वाज द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री यानी कि रैंक 1 था इसका। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित एक उपन्यास है जिसका नाम है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। ठीक है, इसके राइटर कौन है यानी कि इसको किसने लिखा है? तो 1857 का जो रिबेलियन है, ठीक है, उसके संबंध में ये पुस्तक लिखी गई है, नॉवेल, और राइटर है विनीत वाजपेयी। एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, ट्राइलेटरल कह लीजिए, त्रिपक्षीय है, ओमान की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया जिसका नाम है चिरू 2Q22। ठीक है, ये एक्सरसाइज का नाम है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें जो है किन देशों ने भाग लिया है? तो गल्फ ऑफ ओमान में हुआ है, पहली बात ये ध्यान रखिए। यहाँ पे नाम से कई बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस को आप ऐसे दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ब्रेक करके दिखा करिए। तो CH से चाइना, I से ईरान एंड RU फॉर रशिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए वाला। केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, जब हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो यहाँ पे देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये थे पहले प्रधानमंत्री।
कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा बजट भाषण किसका रहा, सबसे बड़ा। तो अभी देखेंगे तो जैसे 2019 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई केंद्र सरकार में, तो सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम ये लोग बजट सेशन में भी करते हैं, इंस्टेड ऑफ की जो बजटरी प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो अब ऐसे जोड़ेंगे तो बजट भाषण जाहिर सी बात है लंबा हो जाएगा। परंतु अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे छोटा बजट भाषण जो है उसका रिकॉर्ड तत्कालीन वित्त मंत्री हीरू भाई मूल जी भाई पटेल के नाम दर्ज है, ठीक है। ये इनका नाम है, जिन्होंने 1977 में बजट पेश किया था। तो इसमें लगभग कितने शब्दों का यूज़ किया गया इस बजट भाषण में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको कि जैसे अब फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं वो बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो वो उस दिन जो कह लीजिए बजट को प्रस्तुत करने के दौरान जो वक्तव्य वहाँ पे पेश करते हैं, तो उसमें सबसे छोटा इनके नाम रिकॉर्ड है और ये अराउंड जो है 800 वर्ड्स का था, यानी कि सी ऑप्शन। अब बजट भाषण में सर्वाधिक शब्द बतौर वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के दिए गए बजट भाषण में कुल कितने शब्द थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक शब्दों के अगर हम देखेंगे तो 1991 के टाइम पीरियड में यहाँ पे जब मनमोहन सिंह जी थे तो इनके भाषण में लगभग 18,650 शब्द थे। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे हैं वो अरुण जेटली हैं, ठीक है। उनके में लगभग 18,600 कुछ शब्द हैं, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन उनकी है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो ये हिस्ट्री का भी आपका पार्ट है, वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि जब 57 का जो रिबेलियन है उसके बाद पूरी पावर जो शिफ्ट होती है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 का जो एक्ट आता है, तो उसके बाद जो सबसे बजट का प्रावधान किया गया और पहली बार इसको पेश किया गया 1860 7 अप्रैल को, ठीक है। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जेम्स विल्सन, ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया था इसको। तो डेट ये ध्यान दीजिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में किस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ठीक है। तो कब होता है ये? 15 अक्टूबर को। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में कुल 121 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है, ठीक है। तो बड़ी खराब स्थिति है, दिन पे दिन खराबी होती जा रही है। 107th रैंक है भारत का, ठीक। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कौन रिलीज करता है, जरा बताइए तो कमेंट करके। अभी हमने ऊपर देखा था लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो वही WWF की रिपोर्ट है ये। तो 2022 वाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वन्यजीव आबादी जो है, ठीक है, तो उसमें साल 1970 से लेकर के 2018 के बीच में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो 1970 में जितनी आबादी थी हमारे वाइल्ड लाइफ की, ठीक है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की, तो तब से लेके 2018 तक के जो टाइम पीरियड में देखेंगे तो लगभग जो है 69% की कमी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी सीरियस एक थ्रेट है हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को। ऑप्शन डी। भारत में सबसे अधिक यहाँ पे बार होना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है ना। तो सबसे अधिक बार बजट जो है किसने प्रस्तुत किया, यूनियन बजट। तो सबसे ज़्यादा जो है 10 बार प्रस्तुत किया है ये मोरारजी देसाई ने, यानी कि ऑप्शन डी, है ना। उसके बाद बात करें तो सेकंड पोजीशन पे थे ये आपके पी चिदम्बरम। उसके बाद देखेंगे ये करीब 9 बार था इनका, 8 बार के करीब था इनका जो है प्रणब मुखर्जी जी का, ठीक है। और अभी अब देखते हैं निर्मला सीतारमन जी जो अभी हैं उनका कितना बार होता है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको किस वर्ष में शुरू किया गया है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था आपका जो है ये 1999 1 अप्रैल। हाल ही में ऊना यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT जो होती है, तो ऊना में इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में किस संस्थान के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोल इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया लिमिटेड, ये 2 कंपनीज जो हैं इनके साथ टाई अप हुआ है, ऑप्शन सी, दोनों ही हैं। देखिए प्रवासी दिवस भारतीय दिवस के बारे में हमने पहले भी आपको कई बार बता रखा है। तो अभी 17वां जो होगा 2023 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा ये बताना है। तो इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस। आप बताइए जरा क्यों मनाते हैं और किस तिथि को मनाते हैं, ठीक है, कमेंट करके हमें बताइए। हमने आपको ये कई बार पहले भी जितने वीडियोस हमने देख चुके हैं अब तक उसमें हमने कवर किया हुआ है।
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, ठीक है। तो एक ये जो संस्थान है, इन्होंने अभी हाल ही में भारत की खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के मामले में, यानी कि जो नशीले पदार्थ वगैरह का सेवन करते हैं लोग अपने खेल में अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। तो इस मामले में डोपिंग के मामले की पुष्टि होने के बाद 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है कमलप्रीत कौर पर। तो ये बताना है कि कमलप्रीत कौर जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो एक गेम होता है डिस्कस थ्रो का, ठीक है, उससे संबंधित है। तो इन पे 3 साल का बैन लगा है, इसको भी ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य की सांसद, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है? अपराजिता सारंगी, ठीक है। तो इनको जो एशिया प्रशांत समूह के अंतर संसदीय संघ पैनल है, ठीक है, इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप के सदस्य के रूप में जो है ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है इसके सदस्य के रूप में चुनी गई है। ये संबंधित है ये स्टेट ऑफ ओडिशा से। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा और स्टेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्यारह अक्टूबर 2022 को लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन एक आयोजित किया गया, जिसका टाइटल क्या था? बेटियां बने कुशल, ठीक है। तो इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आयोजित किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ये, बल्कि कम से कम ये तो ध्यान ही रखिए कि बेटियां बने कौशल, ये टाइटल भी ऐसे कई बार ना अलग अलग रूपों में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए। अक्टूबर 2022 को ये सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष, ठीक है, एक इंग्लिश में इसको आर्म्ड फोर्सेस वॉर कैजुअलिटी वेलफेयर फंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस कोष के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका टाइटल है माँ भारती के सपूत, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, तो कैजुअलिटी के केसेस में उनके संबंध में एक वेलफेयर फंड बनाया गया है। तो उसी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई अभी हाल ही में। तो ये लॉन्च किसने किया है? तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल जो है माँ भारती के सपूत है ना, इसको ध्यान रखिएगा जो है ज्यादा रूप से। 14 अक्टूबर 2022 को किस देश की राजधानी हनोई में शिक्षा मंत्रियों के 6ठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर्स जितने भी हैं संबंधित देशों के, उनकी मीटिंग हुई हनोई में, ठीक है, यानी कि वियतनाम में, ठीक। कब हुई है? 14 अक्टूबर 2022 को। 16 से 17 अक्टूबर 2022 को पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी जो है कहाँ आयोजित की जाएगी ये बताना है। तो हालांकि अब आयोजन हो चुका है, फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, तो ये हुआ था आपका यहाँ दिल्ली में। अब देखिए हम जो लगातार ये वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है ना, डेट्स भी पूछ ली जाती हैं कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो नेक्स्ट में देखिए 15 अक्टूबर 2022 को विधि एवं न्याय मंत्रालय की मेजबानी में, यानी कि जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने होस्ट किया है क्या? विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, यानी कि जितने भी स्टेट्स के लॉ मिनिस्टर्स हैं एंड लॉ सेक्रेटरीज, ठीक है। तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? गुजरात में एकता नगर में। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी कि साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ना, जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं उनके प्रिवेंशन के रूप में, तो इसका नाम क्या है? पावर एक्स 2022, इसको भी ध्यान रखेंगे टाइटल, ठीक है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया गया था ये बताना है। तो CERT इन और पावर CSIRTS, ठीक है, इन दोनों के फुल फॉर्म जरा कमेंट करके बताइए। इन दोनों के रूप मतलब दोनों के ज्वाइंट रूप से इसको आयोजित किया गया था। फुल फॉर्म जरा कमेंट करके बताइए। तो लव योर आइज, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक थीम ये भी है। इसके साथ जो है विश्व दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे, ठीक है, 2022 किस दिन मनाया गया? तो थीम्स प्लीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने इसीलिए इस हिसाब से इसको इंग्लिश में ही अब लिखा है लव योर आइज, ठीक। तो ये कब आयोजित किया गया यानी कब ऑब्जर्व किया गया? तो 13 अक्टूबर 2022, ठीक, विश्व दृष्टि दिवस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ठीक है। तो आप जो हमारा 5th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आर्टिकल 112 में आप देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड जो है ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसको किस रूप में संदर्भित किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया था, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद की बात हो रही होगी है, तो 47 में ही इस बजट को प्रस्तुत किया गया था। हमने पहले भी बताया है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने प्रस्तुत किया था, उनका नाम आप हमें बताइए जरा फिर से।
अभी देखिए हमने ऊपर भी बताया था कि अभी 2019 के बाद से क्या हो रहा है कि बजट भाषण को बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्ती लेक्चर उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि इस बात को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज अ न्यूज़ देखिए आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है, ठीक है। तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर का जो बजट प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है, ये अराउंड था 2 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम। एक फैक्ट देखिए वन के संदर्भ में कि वर्ष 2011 से लेकर के 2021 के बीच में भारत में अत्यधिक जो सघन वन क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें लगभग 20% की वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में। और जो खुले वन क्षेत्र हैं, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, तो उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक। तो यहाँ पे इनमें वृद्धि हुई है लगभग 7% की। तो ये फैक्ट आंकड़े हैं, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा। जैसे ISFR 2021 की रिपोर्ट के जो फैक्ट्स हैं, तो वो अभी चूंकि 2 वर्षों के लिए वही वैलिड है, क्योंकि 2 वर्ष में एक बार ये होता है ना, तो इसलिए उसको भी सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखे हैं और वो किस वर्ष में हुए वो लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 सूची। तो बी ऑप्शन गलत है। देखिए गलत क्यों है, 21वां संविधान संशोधन जो है 1969 में नहीं 67 में हुआ था, ठीक। इसमें क्या हुआ था, मेजर्स का जो प्रोविजन था, तो इसमें सिंधी लैंग्वेज जो है उसको हमारा 8th शेड्यूल जो है उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। तो उससे पहले 14 भाषाएं होती थी, यहाँ पे जब सिंधी को ऐड किया गया था तो 15 हो गई थी, ठीक। वर्तमान में कितनी है, 22। कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे कितने माह के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना होगा, ठीक है। तो जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा के लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों हाउसेस के कोई मेंबर नहीं है और जैसे मान लीजिए सरकार बनती है और उसमें उनको मंत्री बनाया जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको 6 महीने के अंतर जो है लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक हाउस में संसद के सदस्य के रूप में चुना जाना आवश्यक है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी मंत्री की जो कह लीजिए मंत्री का जो पद है वो 6 महीने तक ही वैलिड है, वो समाप्त हो जाएगा उसके बाद, ठीक। तो जैसे 2019 में क्या हुआ, एस जयशंकर जो हैं ये हमारे विदेश मंत्री बनाए गए। तो ये उस समय जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, तो बाद में इन्होंने जो है इलेक्शन का कॉन्टेस्ट किया और अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक के प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका जो है टाइटल क्या है पार्ट 1 का, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में जो आर्टिकल 3 है, इसके अनुसार भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के अनुसार इस ऑप्शन में देखिए क्या गलत है, ठीक है। इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ जितने क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं प्लीज उसको कमेंट करिए, ठीक है। अपने सुझाव भी हमें बताइए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।